नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय त्यागी आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ 125 प्रश्नों की सीरीज, जो कि आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य वीथिका पर चल रही है। यह 125 प्रश्नों की तीसरी क्लास है। पहली 2 क्लास हम कर चुके हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है, ये हिंदी साहित्य और व्याकरण से मिक्स क्वेश्चन है, जो कि यूजीसी ने टीजीटी, पीजीटी, टेट, बीपीएससी, DSSB और अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर हिंदी साहित्य और व्याकरण पूछा जाता है, तो वहां पर कारगर साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं 125 प्रश्नों की आज की तीसरी क्लास। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, इस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा किसकी है? ऑप्शन 1 आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, ऑप्शन 2 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 3 मंगल देव शास्त्री, ऑप्शन 4 बाबूराम सक्सेना। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग करते हैं, इस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। और ये परिभाषा है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की। दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई लग सकती है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। परिभाषा किसकी है? प्रश्न संख्या 2। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। परिभाषा किसकी है? ऑप्शन 1 मंगलदेव शास्त्री, ऑप्शन 2 बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन 3 अमन कुमार शर्मा, ऑप्शन 4 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 बाबूराम सक्सेना की ये परिभाषा है। दोस्तों, आप जब भी परीक्षा में बैठे तो आराम से प्रश्न पढ़ें, उसके चारों ऑप्शनों को पढ़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब प्रश्न पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। जो सही प्रश्न का ऑप्शन है उसको चुन सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। परीक्षा में सिर्फ धैर्य बनाए रखना है, धैर्य का ही काम होता है परीक्षा में। तो प्रश्न संख्या 3। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास कितने वर्षों का है? प्रश्न संख्या 3। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास कितने वर्षों का है? 3000 वर्षों का, 2500 वर्षों का, 3500 वर्षों का, या फिर ऑप्शन 4 प्राचीन वर्षों का। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है 3500 वर्षों का भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन एक भारतीय आर्य भाषा की विशेषता नहीं है? निम्न में से प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन एक भारतीय आर्य भाषा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 भाषा योगात्मक थी, 3 लिंग और 3 वचन थे, पदों का स्थान निश्चित था, भाषा संगीतात्मक थी। तो प्रश्न संख्या 4 इसका सही जवाब है कि पदों का स्थान निश्चित था। ये भारतीय आर्य भाषा की विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से असंगत बताना है। निम्नलिखित में से असंगत बताना है। इसमें जो है उपभाषाएं दी गई है और भाषा यानी कि जो जिससे निकली हुई है, तो ये वर्ग है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी,
खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी। तो प्रश्न संख्या 5 में जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी के ही अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के ही अंतर्गत आती है खड़ी बोली। ये बोली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी। तो ये अपभ्रंश, ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी ये उपभाषा है। और खड़ी बोली एक बोली है जो कि पश्चिमी हिंदी से विकसित है। तो आपको यहाँ उपभाषा और बोलियों के अनुसार असंगत छांटना था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कथन किसका है? ऑप्शन 1 प्रसाद, ऑप्शन 2 पंत, ऑप्शन 3 निराला, ऑप्शन 4 आचार्य शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 7। काव्यालंकार ग्रंथ के आचार्य कौन हैं? काव्यालंकार ग्रंथ के आचार्य। तो ऑप्शन 1 वामन, कुंतक, उद्भट या फिर रुद्रट। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है आचार्य रुद्रट। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन 1 गुप्त, ऑप्शन 2 सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन 3 निराला, ऑप्शन 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। प्रश्न 8 का एक ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर। संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर कथन किसका है? ऑप्शन 1 तुलसीदास, ऑप्शन 2 कबीरदास, रैदास या फिर दादू दयाल दास। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है कबीरदास, ऑप्शन 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। यह परिभाषा किसकी है? का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन 1 कबीरदास, तुलसीदास, धर्मदास या फिर गुप्त जी। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन 2 तुलसीदास। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। असंगत कथन का चयन करना है। असंगत कथन का चयन करना है। ऑप्शन 1 रोमन में ख के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह नहीं है। ऑप्शन 2 क में ए मिलाकर खा लिखा जाता है। ऑप्शन 3 संस्कृत वाङ्मय देवनागरी में लिखित है। ऑप्शन 4 देवनागरी का जन्म ब्राह्मी से हुआ है। तो इसमें असंगत कथन आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 के में ए मिलाकर खा लिखा जाता है। ये असंगत है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। चतुर्थ को प्राकृत में क्या कहते हैं? चतुर्थ को प्राकृत में क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 चारह, ऑप्शन 2 चारण, ऑप्शन 3 चौठ, ऑप्शन 4 चौथ। तो इसका सही जवाब है कि चतुर्थ को प्राकृत में क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 चौठ। चतुर्थ को प्राकृत में चौठ कहते हैं। प्रश्न संख्या 13। कर्म को हिंदी में कहते हैं। कर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 कम, ऑप्शन 2 कार्य, ऑप्शन 3 कारज, ऑप्शन 4 काम। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन 4 काम। कर्म को हिंदी में काम कहते हैं। प्रश्न संख्या 14। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 13, ऑप्शन 2 10,
ऑप्शन 3 11, ऑप्शन 4 3। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 3 सही है, 11। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। जब पूछा जाए कि हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, जब भी प्रश्न में कुल देखने को मिले तो सही जवाब 13 होगा। और जब सीधे सीधे तौर पर स्वर वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो ऑप्शन 11 होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है? उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के या बिना किसी बाधा के होता है? ऑप्शन 1 अच, ऑप्शन 2 हल, ऑप्शन 3 व्यंजन या फिर ऑप्शन 4 विसर्ग। तो उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उनको कहते हैं अच। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन 1 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। आपको असंगत विकल्प बताना है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प क्या है? तो आ, उ, री या फिर ई आपको बताना है असंगत विकल्प। तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है दीर्घ स्वर के अनुसार क्या असंगत विकल्प बताना है। आ, उ और ई ये दीर्घ स्वर हैं, तो इसमें सिर्फ री बचता है जो कि असंगत विकल्प है। आपको यहाँ तक परीक्षा हॉल में बैठकर सोचना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 17। असंगत विकल्प का चयन करना है कि असंगत विकल्प कौन सा है। ऑप्शन 1 अनुनासिक का उच्चारण नाक से होता है। ऑप्शन 2 अनुस्वार इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। ऑप्शन 3 केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निम्नानुनासिक कहते हैं। ऑप्शन 4 विसर्ग एक व्यंजन है। तो आपको असंगत विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 अनुनासिक का उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। सारे स्वर वर्ण होते हैं। सारे स्वर वर्ण होते हैं। ऑप्शन 1 अघोष, ऑप्शन 2 घोष, ऑप्शन 3 1 और 2 या फिर ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो आपको बता दें कि सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं और सभी स्वर घोष और सभी स्वर अल्पप्राण। सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। असंगत विकल्प बताना है कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प क्या है। प्रश्न संख्या 19। इसमें संगत विकल्प बताना है। संगत ऑप्शन 1 तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण ई च वर्ग और य से हैं। ऑप्शन 2 मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण री ट और र और पेटपटा से हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण त वर्ग और ल से हैं। दोनों ओष्ठों के स्पर्श से बोले जाने वर्ण उ और प वर्ग हैं। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से संगत वर्ग कौन सा है। संगत बताना है। तो इसका सही जवाब है दोनों ओष्ठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण उ और प वर्ग हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20।
हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की कितनी रीतियां हैं? हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की कितनी रीतियां हैं? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, 3 या फिर 5। तो हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की कितनी रीतियां हैं? तो 3 रीतियां हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। असंगत विकल्प को पहचानना है कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प क्या है? तो आगे चलते हैं। ये दिक्कत है। दिक्कत, उत्फुल्ल, संबल और प्रसन्नता। तो इसमें असंगत विकल्प है ऑप्शन 3 संबल। यहाँ पर दिक्कत में कै, उत्फुल्ल में लै और प्रसन्नता में दै। तो ये द्वित्व व्यंजन है। संबल द्वित्व व्यंजन नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। असंगत विकल्प को पहचाने। असंगत विकल्प को पहचानना है। ऑप्शन 1 सुर लहर के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन 2 सुर लहर के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन 3 शब्द सुर लहर। ऑप्शन 4 वाक्य सुर लहर। तो असंगत विकल्प है ऑप्शन 1 सुर लहर के 3 भेद होते हैं। ये असंगत है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 23। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 समास, ऑप्शन 2 रस, ऑप्शन 3 संधि या फिर ऑप्शन 4 छंद। तो प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? 2 भेद, 4, 5 या फिर 3। तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। स्वयंभूदय में कौन सी संधि है? स्वयंभूदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन 1 दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि या फिर व्यंजन संधि। तो प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है दीर्घ संधि। स्वयंभूदय में दीर्घ संधि है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन समुद्र प्लस उर्मी, ऑप्शन 2 समुद्र प्लस उर्मी, ऑप्शन 3 समुद्र प्लस और्मी या फिर ऑप्शन 4 समुद्र प्लस उर्मी। तो समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 समुद्र प्लस उर्मी। समुद्र प्लस उर्मी सही संधि विच्छेद होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 27। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, 7, 4, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन 1 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 28। बृहटिब का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द है बरह टिटिब। बरह टिटिब सही शब्द है बरह टिटिब। तो बरह टिटिब का सही संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा? बरहत प्लस टिब, बरहत प्लस टिम या फिर बरहत प्लस टिम्ब या फिर बरहत प्लस टिटिब। ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो ये इसका सही संधि विच्छेद होगा बरहत, बरहत प्लस टिटिब।
बृहत प्लस टिट्टिब। बृहत टिट्टिब का सही संधि विच्छेद होगा बृहत प्लस टिट्टिब। बृहत प्लस टिट्टिब ये सही संधि विच्छेद होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29। निम्न में से एक अशुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि आपको शुद्ध शब्द बताना है। जागृत, तड़ित, पूज्य या फिर तड़ित। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द बताना है। तो तड़ित, तड़ित शुद्ध शब्द है तड़ित, और पूज्य भी शुद्ध शब्द है, पूज्य भी शुद्ध शब्द है, और तड़ित ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों ही शुद्ध शब्द है। और जागृत, जागृत ऐसे बनता है, जागृत ये शुद्ध शब्द है जागृत का। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30। शुद्ध शब्द का चयन करें। प्रश्न संख्या 30 शुद्ध शब्द का चयन करें। फाल्गुन, ब्रह्म, ऐसा या फिर वृज। तो शुद्ध शब्द है फाल्गुन। ऑप्शन 1 सही जवाब है, फाल्गुन शुद्ध शब्द है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित शब्दों में से एक अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन 1 निर्दोषी, ऑप्शन 2 निर्दय, ऑप्शन 3 पक्षीगण या फिर ऑप्शन 4 शैलज। शैलज, यहाँ पर ये आधा लय नहीं है, शैलज। तो इसका सही जवाब है निर्दोषी, क्योंकि निर्दोष होता है शुद्ध शब्द निर्दोष। पक्षीगण भी ठीक है, निर्दय भी ठीक है, और ये शैलज है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32। उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं। प्रश्न संख्या 32 उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं। 3, 4, 13 या फिर 2। तो प्रश्न संख्या 32 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, 2 रूप होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 33। असंगत विकल्प को छांटना है। असंगत विकल्प को छांटना है। तो भारत, जापान, अमेरिका, रूस, अफ्रीका, बहन, मंत्री, ठग, प्रोफेसर, कराकोरम, श्याम, हरी, सुरेश, पूर्व, दक्षिण, अमन, दीपक, संजय, अशोक, अरविंद। तो इसमें जो असंगत विकल्प है ऑप्शन 2 बहन, मंत्री, ठग, प्रोफेसर, कराकोरम, ये असंगत विकल्प है। प्रश्न संख्या 34। असंगत विकल्प का चयन करना है। हिंदी में 8 कारक होते हैं ऑप्शन 1, संस्कृत में 6 कारक होते हैं, हिंदी में वचन केवल 3 होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। प्रश्न संख्या ऑप्शन 4 संस्कृत में लिंग केवल 3 होते हैं। तो इसका सही जवाब है प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन 3 सही जवाब है। हिंदी में वचन केवल 3 होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। ये असंगत विकल्प है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 35। सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। विशेषण, सर्वनाम या फिर दोनों या फिर आत्मा। तो प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन 2 सर्वनाम। सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 36। मोहन ने श्याम से पूछा में कौन सा कारक है। मोहन ने श्याम से पूछा में कारक बताना है कौन सा है। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म या फिर संबंध कारक। तो प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन 3 कर्म कारक। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 37। कमल की किताब मेज पर है। कमल की किताब मेज पर है, इसमें कारक बताना है कौन सा है। ऑप्शन 1 अधिकरण, संबंध,
कर्म या फिर संप्रदान। तो कमल की किताब मेज पर है, इसमें कौन सा कारक है? इसमें है अधिकरण कारक। ऑप्शन 1 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। असंगत विकल्प बताना है कि संगत विकल्प कौन सा नहीं है, तो फिर असंगत छांटेंगे। तो ऑप्शन 1 अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। ऑप्शन 2 बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। ऑप्शन 3 सुनने वाले को अन्य पुरुष कहते हैं। ऑप्शन 4 निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है। आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है। तो संगत विकल्प नहीं है, वो है ऑप्शन 3 कि सुनने वाले को अन्य पुरुष कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? ये तो यहीं पर बता दिए कि सकर्मक और अकर्मक। तो ये 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 39 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40। बतियाना में कौन सी क्रिया है? बतियाना में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन 1 नाम धातु, संयुक्त, प्रेरणार्थक या फिर सभी। तो बतियाना में नाम धातु क्रिया है। बतियाना में नाम धातु क्रिया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, 3। तो प्रश्न संख्या 41 वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 3। तो काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। इसमें काल बताना है कौन सा है? वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है हेतु हेतुमद भूतकाल। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वहाँ पर हेतु हेतुमद लगता है, और ये देखना होता है कि वाक्य किस काल में है। तो आगे भूतकाल हो, वर्तमान, भविष्य, ये आप देखेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। अव्यय के प्रमुख कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने प्रमुख भेद होते हैं? 4, 3, 5, 6। तो अव्यय के प्रमुख भेद बताना है कितने होते हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। असंगत विकल्प बताना है। असंगत विकल्प कौन सा है? ऑप्शन 1 अंक, संख्या, नंबर, क्रमांक, छाप, निशान, अंकुर, अंकुआ, कलिका, गाभा, कल्ला। ऑप्शन 3 अंग, अवयव, भाग, अंश, वार, हिस्सा, घटक। या फिर ऑप्शन 4 अचल, छोर, सिरा, किनारा, अंत, पल्ला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ये असंगत है। बाकी ये सभी एक दूसरे के समानार्थी हैं, समानार्थक शब्द हैं। आगे चलते हैं। संगत विकल्प बताना है। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 का संगत विकल्प बताना है। ऑप्शन 1 अंश, भाग, हिस्सा, गायब, खंड। ऑप्शन 2 अधीर, आतुर, बेचैन, अधिराज, उद्विग्न। ऑप्शन 3 अनुवाद, भाषांतर, उल्था, जांच, तजुर्मा। ऑप्शन 4 अनादि, अज्ञ, अहित, अकुशल, अमिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अधीर, आतुर, बेचैन, अधीरज, उद्विग्न। ये सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 47। आँख का विलोम शब्द इनमें एक नहीं है, वो पहचानना है कि इनमें से आँख का विलोम कौन सा नहीं है। लोचन, विलोचन, अश्रु या फिर चख। तो प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है
ऑप्शन 3 अश्रु। अश्रु आँख का विलोम नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। आकाश गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आकाश गंगा का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ग नदी, मंदाकिनी, सुर नदी और त्रिपतगा। स्वर्ग नदी, मंदाकिनी, सुर नदी, त्रिपतगा। यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर त्रिपतगा आकाशगंगा का पर्यायवाची नहीं है। त्रिपतगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49। निम्न में से एक भिन्न अर्थ वाला शब्द है। निम्न में से एक भिन्न अर्थ वाला शब्द है। सूत्रपात, उपक्रम, प्रारंभ, नूतन। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द है ऑप्शन 4 नूतन। प्रश्न संख्या 50। जो जाना नहीं गया उसके लिए एक शब्द होगा। अज्ञात, अज्ञेय, अनजान, अनभिज्ञ। तो जो जाना नहीं गया उसके लिए एक शब्द है ऑप्शन 1 अज्ञात। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51। जितना आवश्यक हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। जितना आवश्यक हो के लिए सही शब्द होगा। पर्याप्त, आंशिक, काफ़ी या फिर उचित। तो प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन 3 काफ़ी। प्रश्न संख्या 52। धूप दीपादि सहित देव सेवा के लिए सही शब्द है। ऑप्शन 1 पूजा, अर्चना, नेहा, सौम्या। तो प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन 2 अर्चना। प्रश्न संख्या 53। संगत विकल्प नहीं है। संगत विकल्प नहीं है यानी कि असंगत बताना है। तो ऑप्शन 1 अनंत, शांत, समीप। ऑप्शन 2 अंत, शुरू, अग्नि, आग, अनुग्रह, विग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 अनंत, शांत, समीप। यह संगत विकल्प नहीं है। प्रश्न संख्या 54। अवनि का सही विलोम शब्द होगा। अवनि का सही विलोम शब्द होगा उन्नत, अवनत, अंबर, अप्सर। तो अवनि का सही विलोम है अंबर ऑप्शन 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55। छिछला का विलोम शब्द है। छिछला का विलोम शब्द है ऑप्शन 1 कम गहरा, गहरा, दोनों या फिर कोई नहीं। तो छिछला का सही विलोम है गहरा ऑप्शन 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56। हाथी क्या करता है। ऑप्शन 1 दहाड़ता है, हिनहिनाता है, चिंघाड़ता है या फिर किकियाता है। तो प्रश्न संख्या 56। 56 का सही जवाब है हाथी चिंघाड़ता है। हाथी चिंघाड़ता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57। भालू। भालू क्या करता है। खो खो करता है, भिन भिनाता है, बकारता है या फिर मिमियाता है। तो भालू खो खो करता है। ऑप्शन 1 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58। बंदर। बंदर क्या करता है। क्षति, मूर्खता, साहस, अनुकरण। तो बंदर क्या है। बंदर नकलची होता है तो बंदर अनुकरण करता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59। अखरोट का तत्सम। अखरोट का तत्सम क्या होगा। अखोट, अक्सवाट, अक्सोट या फिर अक्सरोट। तो अखरोट का तत्सम है ऑप्शन 3 अक्सोट। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60। आत्मा का तद्भाव क्या होगा। आत्मा का तद्भाव। ऑप्शन 1 आप, आत्मनय, आभास, आपस। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब ऑप्शन 1 आप। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 61। उल्लू पढ़ रहा है में उल्लू का तत्सम है।
उल्लू पढ़ रहा है मैं, उल्लू का तत्सम है उलूक, उलूक, उतुक या फिर उल्लुक। तो सही जवाब है उल्लुक। उल्लू का सही जो तत्सम है वो होगा उलूक। ऑप्शन 2 उलूक, उल्लू। प्रश्न संख्या 62, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? उद्वर्तन, उबटन, उष्ट, ऊंट, आमा, आओ, उखल, उदुखल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 उखल, उदुखल। ये गलत है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 63, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रिक्स, सत्य, उठना, बिनौले अलग करना, उतर, नीचे आना, और तथा। तो इसका सही जवाब है ये और है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में है और तथा, आगे तथा है, तो ऑप्शन 4 ये है। तो 63, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है उत्तर का मतलब है यहाँ पर बीच में न है, नीचे न आना। तो इसका सही जवाब यही है। बाकी तो ये चारों ही सही है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ उत्तर के आगे नीचे आना, ये ठीक है। बाकी इसके आगे होना था नीचे न आना, तो ये गलत था। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी ये जोड़े सारे ही सही हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 64, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, उसके लिए एक सही विकल्प क्या है? राजभवन के अंदर जो महिलाओं का निवास होता है उसके लिए एक वाक्य बताना है कि उसके लिए पूरा एक शब्द क्या है। ऑप्शन 1 राजभवन, अंतःपुर, रानी महल या वास गृह। तो प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन 2 अंतःपुर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 65, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो उसे क्या कहते हैं? अनुरक्त, अनासक्त, विसक्त या फिर लोभी। तो प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन 1 अनुरक्त। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 66, असंगत विकल्प का चयन करना है। जिसका कभी जन्म न हुआ हो अजन्मा, जिसका निवारण न हो सकता हो अनिर्णित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित, जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज। तो इसका सही जवाब है जिसका निवारण न हो सकता हो। ऑप्शन 2 सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67, मुहावरे का कौन सा जोड़ा सही है? मुहावरे का कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन 1 आँख का काजल अत्यंत प्रिय, आँख का तारा बहुत प्रिय प्यारा, आँख लगना झपकी आना, या फिर सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन 4 सभी सत्य हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68, आंचल पकड़ना का सही अर्थ है। आंचल पकड़ना का सही अर्थ है आंचल में उलझना, किसी के आंचल को पकड़कर पास जाना, या फिर सहारा देना या सहारा लेना। तो प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन 4 सहारा लेना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 69, आड़े हाथों लेना का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 छिप छिपा कर लेन देन करना, ऑप्शन 2 हाथों में छिपा कर ले जाना, ऑप्शन 3 चुपके से धीरे से अमरूद तोड़ना, या फिर बातों से लज्जित कर देना। तो आड़े हाथों का क्या सही अर्थ है? तो आड़े हाथों का सही अर्थ है ऑप्शन 4 बातों से लज्जित कर देना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 70, इसमें बताना है कि कथन कारण के हिसाब से ये है। तो आसमान पर दिमाग होना, बहुत घमंडी होना, ए है। बी है आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। ऑप्शन 1 सही, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 2 बी सही है किंतु ए गलत है। ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही नहीं है। ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही हैं। तो प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 71,
रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं बताना है। 3, 4, 2, 5। तो रचना की दृष्टि से 3 वाक्य होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 72। राम कल शाम 4 बजे रोता चिल्लाता अपने घर से आया। राम कल शाम 4 बजे रोता चिल्लाता अपने घर से आया। इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, युग्मक वाक्य या फिर सरल वाक्य? तो राम कल शाम 4 बजे रोता चिल्लाता अपने घर से आया, इसमें वाक्य है ऑप्शन 4 सरल वाक्य। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73। उसने खाना खाया व पानी पिया। उसने खाना खाया व पानी पिया में कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या 1 और 3? तो उसने खाना खाया व पानी पिया एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन 2 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 74। बच्चा होने पर भी वह था चतुर। बच्चा होने पर भी वह था चतुर कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर 1 और 2? तो प्रश्न संख्या 74 सही जवाब है, सरल वाक्य है। प्रश्न संख्या 75। विराट सबसे तेज बल्लेबाज है। विराट सबसे तेज बल्लेबाज है। मूलावस्था में है, उत्तरावस्था में है, उत्तमावस्था में है या फिर 2 और 3 सही है? तो इसका सही जवाब है उत्तमावस्था। ऑप्शन 3 सही जवाब है। ऑप्शन 3 सही जवाब है उत्तमावस्था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76। अशुद्ध वाक्य को पहचाने। बच्चे उधम मचा रहे हैं। काबुल भारत के अधीन था। हम आज हम बाजार चलेंगे। ऑप्शन 4 तीनों अशुद्ध वाक्य हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बच्चे उधम मचा रहे हैं, ये गलत है। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। वर और वधू मंडप में आ गए। वर और वधू मंडप में आ गए। वह ईसाइयों की बस्ती है। ऑप्शन 3 उसे अपनी विद्या का अभिमान है। ऑप्शन 4 10 बजे दोबारा या दोबारा आऊँगा। ऑप्शन 5 3 और 4 विकल्प सही हैं। तो शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें 3 और 4 दोनों ही विकल्प सही हैं। 3 और 4 दोनों ही शुद्ध वाक्य हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 78। अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध। निरोग, दिवाली, कोहटी, बादाम। ऑप्शन 3 कोहटी, ये कोटी है और यही अशुद्ध है, ये मिसप्रिंट हुआ है। ऑप्शन 3 में कोटी है और ये सही जवाब है कोटी, ये शुद्ध है कोटी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79। उपसर्ग रहित नहीं है। उपसर्ग रहित नहीं है। परिकर, परार्थ, पराधीन या फिर कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन 4 कोई नहीं। उपसर्ग रहित कोई शब्द नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 80। उपसर्ग सहित शब्द है। उपसर्ग सहित शब्द है बताना है। पुनः कारण, पुनरावृत्ति, प्रकोप या फिर सभी? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन 4 सभी उपसर्ग सहित शब्द हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 81। किसमें अप्रत्यय नहीं है? किसमें अप्रत्यय नहीं है? वंदना, क्षमा, तिरसा, पीड़ा? तो इसमें बताना है कि किसमें अप्रत्यय नहीं है। तो इसका सही जवाब है वंदना, इसमें अप्रत्यय नहीं है। प्रश्न संख्या 82। असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प बताना है। हंसी, हिचकी, फुलती या फिर झपकी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3
खुलती असंगत विकल्प है। प्रश्न संख्या 83, मूल स्वर होते हैं ए ई उ री री। ये मूल स्वर होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। मूल स्वर हिंदी में ए ई उ री री और ये 4 होते हैं। ये लिख करके दे दिएगा ए ई उ री री, ये 4 होते हैं मूल स्वर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 84, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 6 या फिर ऑप्शन 5 2। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 85, संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के कितने प्रकार हैं? 3 4 2 5। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 86, अतीव में संधि है। अतीव में संधि है, गुण संधि, यण संधि, अयादी संधि या फिर दीर्घ संधि। तो प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है दीर्घ संधि, ऑप्शन 4, अति प्लस इव, अतीव। तो इसमें दीर्घ संधि होती है। प्रश्न संख्या 87, महेश में संधि है। महेश में संधि है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर अयादी संधि। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है गुण संधि, महा प्लस ईस, महेश। तो इसमें गुण स्वर संधि है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 88, सुखप्रद में समास है। सुखप्रद में समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो प्रश्न संख्या 88 सुखप्रद में समास है, तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 89, कृपा पूर्वक में कौन सा समास है? कृपा पूर्वक में कौन सा समास है? अवयव भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो कृपा पूर्वक में अवयव भाव समास है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 90, भावसागर सीधा सादा में समास है। भावसागर और सीधा सादा में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो भावसागर और सीधा सादा में समास है, कर्मधारय समास। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 91, गौरी शंकर में समास है। गौरी शंकर में समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। तो गौरी शंकर में है द्वंद्व समास। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 92, रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी है? भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 9, 11, 8, 13। तो प्रश्न संख्या 92, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। चैनल पर ही भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है उसकी शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 93, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? अनुभाव, विभाव या फिर संचारी भाव। तो प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है विभाव, ऑप्शन 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 94, अनुभाव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वे कौन से हैं? अनुभाव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वे कौन से हैं? कायिक, सात्विक, स्थायी या फिर 1 और 2। तो प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब ऑप्शन 4, 1 और 2। कायिक, सात्विक मुख्यतः अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 95, विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के कितने भेद हैं? 3, 2, 4, 5। तो विभाव के 2 भेद हैं, ऑप्शन 2
सही जवाब है। विभाव के दो भेद हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 96। कुल भावों की संख्या कितनी है? कुल भावों की संख्या कितनी है? तो कुल भाव बताने हैं। 49, 55, 33, 9। तो कुल भावों की संख्या है 49। 33 संचारी भाव होते हैं और कुल भाव हैं 49। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 97। असंगत विकल्प छांटना है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह सही है या नहीं है? तो देखते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 97 का सही जवाब है ऑप्शन 3, ये असंगत है। ये जो साइन दिया हुआ है ये निर्देशक साइन है। या इसको ये निर्देशक है, निर्देशक चिन्ह दिया हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 98। विशेषण के मुख्यतः रूप से कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 98। विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो प्रश्न संख्या 98। विशेषण के कितने भेद होते हैं मुख्य रूप से? तो 4 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 99। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 2। तो संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 100। असंगत विकल्प बताना है कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प क्या है? क्रिया का मूल धातु है। ऑप्शन 2, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु 2 प्रकार की होती है। प्रश्न 3, ऑप्शन 3, यौगिक धातु 3 प्रकार से बनती है। ऑप्शन 4, जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है उसे नाम धातु नहीं कहते हैं। और यही इसका सही जवाब है। ऑप्शन 4 ही इसका सही जवाब है। ऑप्शन 4 प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 101। वाच्य के प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5। तो वाच्य के प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 102। काल के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। ऑप्शन 2, भूतकाल के 6 भेद हैं। ऑप्शन 3, भविष्यत काल के 3 भेद हैं। ऑप्शन 4, काल के 13 भेद हैं। तो 102 का सही जवाब है ऑप्शन 4, काल के 13 भेद हैं। ये असंगत है। प्रश्न संख्या 103। जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1, संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन 2, अव्यय। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 104। असंगत है। असंगत है। ऑप्शन 1, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं। ऑप्शन 2, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। ऑप्शन 3, दिशा सूचक अव्यय से दिशा का बोध होता है। या फिर ऑप्शन 4, सभी असंगत हैं। तो प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन 2, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। ये गलत है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 105। असंगत विकल्प है। फारसी के शब्द हैं अदा, आराम, देहात, मासा, मलाई। ऑप्शन 2, अरबी अदा, अजब, अमीर, सवतः, किस्सा। ऑप्शन 3 है तुर्की आगा, आका, उर्दू कालीन, काबू। ऑप्शन 4, अंग्रेजी तारफिन, पलक, तेज, पाइल, फ्लैट। तो 105 में असंगत विकल्प बताना है कि कौन सी भाषा के शब्द सही नहीं है। तो उसका सही जवाब है
ऑप्शन 4 अंग्रेजी तारपीन पलक तेज माइल फ्लेट, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द नहीं हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 106 असंगत विकल्प बताना है कि ये रस दिए गए हैं, ये इसके रंग और देवता है, तो कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 श्रृंगार श्याम विष्णु, ऑप्शन 2 रौद्र रक्त रुद्र, ऑप्शन 3 विभत्स नीलकाल, ऑप्शन 4 करुण कपोत यम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 विभत्स नीलकाल, ये असंगत विकल्प हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 107 असंगत है आचार्य दिए गए और उनका सिद्धांत। बतलौलट उत्पत्तिवाद आरोपवाद, शंकुक अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक भोगवाद। तो ये सभी चारों के चारों ही संगत हैं, चारों के चारों ही संगत दिए गए हैं। भट्टलोलट उत्पत्ति और आरोपवाद, शंकुक अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक भोगवाद, चारों के चारों ही विकल्प संगत हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 108 असंगत विकल्प हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा, भरत ने उपमा के 5 भेद किए हैं, भरत मुनि ने यमक के 10 भेद किए हैं, भामा ने 48 अलंकारों का वर्णन किया है। तो 108 का सही जवाब है ऑप्शन 4 कि भामा ने 48 अलंकारों का वर्णन किया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 109 असंगत विकल्प नहीं है, असंगत विकल्प नहीं है। तो संगत बताना है। काव्य में रस का संचार शब्द शक्तियों में है, शब्द शक्ति के 4 भेद हैं, मम्मट ने लक्षणा के 3 भेद माने हैं, लक्षणा व्यापार की 5 रीतियां हैं। तो इसमें बताना है, तो संगत बताना है, असंगत विकल्प नहीं है, यानी कि संगत है। तो ऑप्शन 1 काव्य में रस का संचार शब्द शक्तियों में है, ये सही है। प्रश्न संख्या 110 अलंकारों के मुख्यतः कितने भेद हैं। अलंकारों के मुख्यतः कितने भेद हैं। 5, 3, 4, 6। तो 110 का सही जवाब है ऑप्शन 2 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 111 वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश 2 व 3। तो 111 का सही जवाब है वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं अनुप्रास अलंकार, एक ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 112 वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार है। 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास 1 और 2। 112 का सही जवाब है, 112 का सही जवाब है लाटानुप्रास, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 113 फूला का सकल में छाई, जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो यमक, उत्प्रेक्षा, सलेश, रूपक। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 114 छंद की प्रथम चर्चा किस वेद में है। छंद की प्रथम चर्चा किस वेद में हुई। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो छंद की प्रथम चर्चा किस वेद में हुई। ऋग्वेद में छंद की प्रथम चर्चा हुई। प्रश्न संख्या 115 वर्ण और मात्रा के विचार से छंद कितने भेद हैं। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के कितने भेद हैं। 3, 2, 4, 8। तो वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 2 भेद हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 116 भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन हैं। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन हैं। कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, वरदराज। 116 का सही जवाब है ऑप्शन 4 वरदराज। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 117 विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। ऑप्शन 1 चाहिए के अर्थ में, ऑप्शन 2 भविष्यत काल में, ऑप्शन 3 आशीर्वाद में, ऑप्शन 4 भूतकाल में। तो 117 का सही जवाब है ऑप्शन 1 चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 118 युष्मद् शब्द में प्रथम विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा। युष्मद् शब्द में प्रथम विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा। त्वम,
युष्मम, युवाम या फिर त्वत। तो 118 युष्मत शब्द में प्रथम व्यक्ति बहुवचन में जो रूप बनेगा वो बनेगा यूयम। यूयम। ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। यूयम ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 119, दही को संस्कृत में क्या कहेंगे? दही को संस्कृत में क्या कहेंगे? दधी, पटुट, सट, घड़। तो दही को संस्कृत में दधी कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 120, अंगूर और अनार को क्रमशः संस्कृत में क्या कहा जाता है? अंगूरम दाड़िमम, द्राक्षा दाड़िमम, 3 दाड़िमम तरसा, 4 अनारम द्राक्षा। तो अंगूर और अनार को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है क्रमशः द्राक्षा और दाड़िमम। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 121, गीता में गुड़ाकेश किसे कहा गया है? कृष्ण को, भीम को, अर्जुन को, कर्ण को। तो गीता में गुड़ाकेश अर्जुन को कहा गया है। प्रश्न संख्या 122, मूर्खों का समय व्यतीत होता है। मूर्खों का समय व्यतीत होता है निद्रा में, कलह में, बुरी आदतों में या सभी में। तो मूर्खों का समय व्यतीत होता है इन सभी बातों में। मूर्खों का समय व्यतीत होता है। प्रश्न संख्या 123, कौन सा धन है जो व्यय करने पर बढ़ता है? विद्या धन, रुपया, सोना, जमीन। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है विद्या धन, जो कि खर्च करने पर बढ़ता है। प्रश्न संख्या 124, असंगत विकल्प बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है? चारुदत्तम 4 अंक, हरिविजयम 50 सर्ग, ध्वन्यालोक 5 उद्योत, काव्य प्रकाश 10 उल्लास। 124 का सही जवाब है ध्वन्यालोक 5 उद्योत। यह संगत विकल्प है। प्रश्न संख्या 125, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है? त्रिमुनि में जिसकी गिनती नहीं होती। ऑप्शन 1 पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और वरदराज। तो 125 का सही जवाब है वरदराज। संस्कृत की व्याकरण की त्रिमुनि है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, वरदराज नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 125 प्रश्न कंप्लीट किए। आपको वीडियो अच्छी लगे, जो कि सभी हिंदी साहित्य परीक्षाओं से जुड़ी हुई क्लास है, जिसमें कि 125 प्रश्न हमने किए हैं, तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।